रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Join the Purple Movement in Goa. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations India, proudly present International Purple Fest, Goa 2025, 9th October to 12th October. Registrations are officially open. Whether you are a person with disability, an NGO, an organization, or simply someone who believes in an inclusive world, this fest is for you. Let's come together to celebrate diversity, inclusion, and empowerment. Register now on the International Purple Fest app. बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज बदलता दौर के इस एपिसोड में आपको खास मेहमान से मिलवाएंगे और उनके इनिशिएटिव्स के बारे में बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं उद्भव विजन फाउंडेशन के बारे में। उनके फाउंडर से बात करेंगे, जानेंगे क्यों उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रन हो रहे हैं और आप लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे साथ उद्भव विजन फाउंडेशन के फाउंडर चेतन शर्मा जी हैं, जो पहले चीफ मैनेजर रिटायर हुए ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया से, और फिर दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इन्होंने काम किया और फाइनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। चेतन सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। आपका और रेडियो उड़ान का दानिश भाई बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम के लिए, इस अच्छे मंच के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार। एक लंबे अरसे बाद हम बात कर रहे हैं रेडियो उड़ान पर। जी जी जी। तो बहुत सारे हमारे नए लिसनर्स हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। दानिश भाई, मैं जयपुर राजस्थान बेस्ड हूँ और कैंसर बचपन में आंखों में हो गया था। उसके कारण मेरा साइट लॉस हुआ। एक अजमेर में भारत के बहुत आरंभिक स्कूलों में से एक विशेष विद्यालय है, जहाँ से मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की। और जब सेकेंडरी क्लास में जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो मेरा 90वां पूरे रैंक था पूरे स्टेट में। और फिर कॉलेज एजुकेशन अजमेर से करने के बाद मैं एज स्टेनोटाइपिस्ट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो अर्स्टवाइल था, अभी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है, उसमें एज स्टेनोटाइपिस्ट मैंने 1991 में ज्वाइन किया। एंड देयर आफ्टर आई गॉट 4 प्रमोशंस, 4 पदोन्नतियां प्राप्त की। सारी कम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यूज के थ्रू थी। एंड फाइनली चीफ मैनेजर के पोस्ट पे मैं काम कर रहा था और 9 साल बाकी थे मेरे रेगुलर रिटायरमेंट में, जिस समय मैंने ये चूज किया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरा परिचय अब तक की यात्रा का। जी। तो वीआरएस आपने ली। वीआरएस लेने के 2 कारण होते हैं। जनरली कहा जाता है कि जो पुराने लोग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, इस तरह से वो वीआरएस लेते हैं। आपके ख्याल में ये था कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, तो एक्चुअल वजह क्या थी आपके वीआरएस लेने की? मैं दोनों ही पक्षों को एड्रेस करने का कोशिश करता हूँ। नंबर 1, टेक्नोलॉजी में मैं हमारे बैंक में अन्य कामों के अलावा HRMS एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी देख रहा था। और आपकी दुआओं से ये ख्याति थी कि देश भर में अगर HRMS में, देश भर में, जी मैं इसको अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, हमारे बैंक में अगर किसी को दिक्कत है और वो थोड़ा सा भी मेरे से परिचित है या मेरे बारे में, मेरे साथ किए हुए लोगों, काम किए हुए लोगों के संपर्क में आया है, तो उसको, उसका कॉल मुझे आएगा ही आएगा कि ये दिक्कत आ रही है, इसका क्या समाधान। और देवर ऑल साइटेड गाइस, वो सब देखने वाले।
तो उस फ्रंट पे कोई समस्या नहीं थी। सारा ईश्वर कृपा से सारी चीजें ठीक ठाक थी। और दूसरी चीजों को देखें, मेरा होम पोस्टिंग था, शोफर ड्रिवन गाड़ी थी, और 1.25 लाख महीने का पक्ष था, जो अब होता तो शायद लगभग 2-2.25 लाख महीने का आराम से हुआ होता। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक प्रश्न परेशान कर रहा था कि क्या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप मानते हैं, वाहेगुरु, जिसकी भी आपकी मान्यता है, या प्रकृति, अगर आप एथिस्ट हैं तो भी, आप किसी के जन्म का क्या उद्देश्य हो सकता है कि वो पढ़े लिखे, नौकरी करे, खूब सारा पैसा कमाए और अपने संतानों के लिए छोड़ के, ये दुनिया को छोड़ के चला जाए। सिर्फ इतने छोटे उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो एक इच्छा थी कि पर्पस को डिस्कवर किया जाए, अपने ऊर्जा को एक केंद्र पे केंद्रित करके और आगे बढ़ा जाए। और एक और बात मैं निवेदन कर दूं कि उस समय मेरे दोस्तों, मेरे शुभ चिंतकों, मेरे परिवारजनों, कॉलीग्स, सब में एक बात पे आम सहमति थी कि इसका दिमाग सड़ा, कि इतना लुक्रेटिव पोजीशन को छोड़ के और ये काम में पड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये बहुत लोगों ने मना भी किया, बट मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। क्योंकि जो हमारे जॉब के प्रेशर्स थे, उसके हिसाब से अगर मैंने 60 साल पूरा जॉब किया होता तो पक्का था कि हेल्थ इश्यूज ऐसे कुछ न कुछ आ जाने थे कि 60 साल के बाद मैं करने की स्थिति में नहीं होता। तो ये मूलभूत मेरी सोच रही वीआरएस लेके इस सेक्टर पे काम करने के लिए। ऐसा मैंने हम देख रहे हैं कि आपने राजस्थान में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, और ये भी फैक्ट है कि पिछले डेकेड में जिस तरह से बाकी स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट की है, वो किसी भी फील्ड में, और जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो राजस्थान थोड़ा सा धुंधला पड़ा है। तो क्या ये भी एक कारण था कि आपको लगा कि होम स्टेट में काम करना है? कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पूरी पिक्चर इस तरह से मुझे समझ में आती है कि एक समय था दानिश भाई, जब हम पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि हम लोग डिसेबिलिटी स्पेस को लीड किया करते थे। चाहे वो अर्ली 80s का हमारा आंदोलन हो, उससे पहले जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों की स्थापना हुई हो, वो, और उस सिनारियो को हम अगर याद करें तो धीरे धीरे हम डिसेबिलिटी स्पेस में पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज का स्पेस कम होता गया, और आज राष्ट्रीय स्तर पर भी वो गिरावट आई है। और राजस्थान में तो वो ये समस्या और गंभीर, या कहूं कि भयानक भयानक, कि कोई कंसल्टेशन कुछ भी एडवोकेसी को लेके और बाकी चीजों को लेके, ऐसा दृष्टिबाधितों के लिए जितना काम होना चाहिए उसका बहुत बहुत कम हो पा रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये भी फैक्टर इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया में रहा। जी, एक सवाल और लेता हूँ, फिर मैं उद्भव विजन फाउंडेशन पे आता हूँ। आप राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ में भी जुड़े, वहां भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे थे, अच्छे पद पे थे, अच्छे काम पे थे। तो वहां से अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का ख्याल क्यों आया? जो आप यहाँ कर रहे हैं वहां भी कर सकते थे। हाँ जी, वो तालिब का एक शेर है कि जिसका एक वो लाइन है ना कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो दानिश भाई, इसमें सिलसिला ये है कि जिस तेज गति से, जिस दिशा में मैं संगठन को ले जाने का मेरी इच्छा थी, एक नए अवतार में लाने की, तो उसमें शायद मैं अपने आइडियाज से, अपनी अवधारणाओं से, अपने विचारों से, अपनी आने वाली योजनाओं से, कार्य प्रणालियों से, मैं शायद वो स्वीकार्यता विकसित नहीं कर पाया जितनी स्वीकार्यता होनी चाहिए। और सेकंड चीज, फिर हुआ कोरोना का भयानक हमला, जिसने मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया।
तो क्योंकि जाहिर है वो मेरे घर से बहुत दूर था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जहां मैं जिस योजना को, जिस इस चीज को एक कार्य रूप देना चाहूं, वो सहजता से साकार रूप ले और मेरे घर के से अपेक्षाकृत नजदीक भी हो। तो ऐसा सोच के मैंने ये बेहतर समझा कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिसमें मैं वो स्वीकार्यता की समस्या से न जूझूं, मैं जैसा करना चाहूं सब मित्रों की राय से वो चीज को आसानी से कर पाऊं, ऐसा मुझे। किसी भी नए शख्स के लिए एक नई एनजीओ खोलना और उसके लिए फंडिंग को अरेंज करना एक बहुत ही टीडियस वर्क होता है। तो दो चीज़ें जानना चाहता हूँ अब हमारे लिसनर्स को। ये बताएं कि उद्भव विजन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरा, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ चैलेंजेस के बारे में, फंडिंग हो या कुछ हो, क्योंकि अब युवाओं में बहुत जोश है और हर कोई अपनी एनजीओ खोल लेता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। तो आपके 5 साल बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी। तो जिसने भी एनजीओ सेक्टर में आना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आना चाहिए ताकि एक सस्टेनेबिलिटी का इशू भी उनको समझ आए? जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पे आपने इस तथ्य को उजागर किया। देखिए, अभी तक हम पहले परियोजनाओं पे आता हूँ, उसके बाद मैं वो सस्टेनेबिलिटी वाले पक्ष पे बात करूंगा। 14 परियोजना हम लोग अभी तक संचालित कर चुके हैं और राजस्थान और कुछ हद तक नेबरिंग स्टेट्स में भी हमने काम करने का प्रयास किया, बट ज्यादातर कार्य हमारा राजस्थान में ही केंद्रित है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें, ब्रेल बुक्स का प्रोडक्शन है, एक डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी भी हम लोगों की अभी चलती है। अभी उसमें ज़्यादातर राजस्थान के लाभान्वितों, जो लाभार्थी हैं, उनके लिए सारी पुस्तकें वगैरह तैयार की जाती हैं, उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। बट हमारी योजना है कि जल्दी ही हम देश भर के नेबरिंग स्टेट से शुरू करके देश के बाकी एरिया में भी आगे। अब मैं अच्छा, इसके अलावा एक ब्रेल एंड डिजिटल लिटरेसी सेंटर हमारा रेगुलर यहाँ पे चलता है। ब्रेल प्रेस है हमारे पास, जिससे हम ब्रेल बुक्स भी प्रिंट कर पाते हैं। तो ये सब हम अभी कर पा रहे हैं। अब मैं आपके सस्टेनेबिलिटी वाले पार्ट पे आ, मैं अपने आप को अकेला खड़ा पाता हूँ जब मैं एक अब जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ उसमें, या मैं अल्पमत में तो जरूर हूँ अगर अकेला नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी का, फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट लगेगा आपको ऐसा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई है। ज्यादातर एनजीओज वाले क्या सोचते हैं कि ये मुर्गी और अंडे का प्रश्न है दानिश भाई, कि पहले फंडिंग होगी तो काम होगा, या पहले काम होगा तो फंडिंग होगी, क्या होना चाहिए? तो अगर काम है और आप में अपने काम को शोकेस करने का स्किल्स है और राइट पर्सन्स को कनेक्ट कर पाते हैं, तो फंडिंग का मतलब, मुझे तो पर्सनली टचवुड कोई दिक्कत आगे ना आए, लेकिन मुझे सबसे आसान काम लगता है फंड रेजिंग, अगर बाकी कामों को और पक्षों को देखा जाए। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो बाकी चेक बॉक्सेस टिक होने चाहिए। नंबर 1, काम अच्छा हो। नंबर 2, उसको हम शोकेस कर पाए। और नंबर 3, सही और अप्रोप्रिएट डोनर्स के साथ, फंडर्स के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये 3 चीजें अगर हैं तो फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इस प्रतीक्षा में रहेंगे कि फंडिंग होगी तो काम होगा, तो देन हम शायद उल्टा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। वो चीज नहीं हो सकती, पहले काम को ही होना पड़ेगा तभी पैसा आए। बिल्कुल। दो चीज़ें जानना चाहता हूँ अपने लिसनर्स के लिए। जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? डिजिटली जो लिटरेसी सेंटर की आपने बात की, ब्रेल और डिजिटल लिटरेसी सेंटर की। दूसरा, जो लोग नए हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, क्या ये अभी राजस्थान के लोगों के लिए ही ओपन है? तो जो लोग आपके कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, सिंपल भाषा में
कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके सेंटर का हिस्सा बन सकते हैं और क्या क्या उनको सीखने का मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? डिजिटल लिटरेसी में दानिश भाई, मैं जो कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन है उसको दूर करता हूँ। एक तो जो प्रोपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी है, जो पक्षधर हैं डिजिटल लिटरेसी के, उन्होंने दुर्भाग्यवश इस डिजिटल लिटरेसी के प्रोपोनेंट होने के साथ साथ एक ब्रेल का विरोध करने का काम कुछ कुछ प्रचारित। तो डिजिटली लिटरेट होने का मतलब ब्रेल का विरोधी हो जाना नहीं, नहीं। दोनों, मेरी मान्यता ऐसी है कि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने फायदे हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हमको उनको स्वीकार करके और दोनों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका उस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी को मैं कुछ इस ढंग से देखता हूं कि जो अगर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत, कोई विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जरूरत के अनुसार अगर वो आज मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर या फॉर दैट पर्पस अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो, अगर वो अपनी उनको स्वयं ऑपरेट करके अपने टास्क कर पाता है तो ही इज डिजिटली लिटरेट। उसको कोई किताब नहीं लिखनी, पीएचडी नहीं करनी, उसको कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं करना, उसको अपना जो जरूरत का काम है, चाहे वो कार्यस्थल पे है चाहे व्यक्तिगत आवश्यकता है, वो अगर कर ले तो देन ही और शी इज डिजिटली लिटरेट। एक चीज। सेकेंड चीज, जो हमारी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, अभी तक तो राजस्थान के साथियों तक ही सीमित थे, इस वर्ष तक तो 2024-25 तक। 25-26 से या रादर कहें 2026 में, अगले साल, हम एक प्रोजेक्ट है हमारा स्वावलंबन, उसको, उसके लाभार्थियों की संख्या 20 से 40 करने जा रहे हैं, कम से कम 40 रहेगी, मे बी शायद 50 हो जाए, और इसको ओपन करेंगे देश भर के युवाओं के लिए। और जो युवा यहाँ पे हमारे सेलेक्ट होंगे, हिंदी भाषी राज्यों को प्राथमिकता है क्योंकि और राज्यों के साथियों को थोड़ा भाषा संबंधी समस्या रहती है, तो वो हम मल्टीलिंगुअल टीचिंग का शायद अभी नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, तो ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए रहेगा। और उनको हम, जैसा कि आज तक की ट्रेनिंग्स में भी हम करते आए हैं, कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ डिवाइसेस भी अवेलेबल करवाते हैं। तो यही अगले वर्ष के लिए है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और बस ये है कि सब्जेक्ट वो जो अप्लाई कर देने का मात्र का अर्थ ये नहीं है कि उनका चयन हो गया और उनको ट्रेनिंग और डिवाइस मिलेगा। उसमें हम फॉर्म प्लस इंटरव्यू और बाकी चीज़ों से कुछ चीज़ों का प्रमाणीकरण करके, वेरिफिकेशन करके उनका चयन करते हैं, और चयन होने के बाद उनको ये सुविधाएं मिल पाएगी। कोई भी जो 18 वर्ष से ऊपर का दृष्टिबाधित युवा है वो, और 35 से अधिक जिसकी आयु नहीं, वो ज्वाइन कर सकता है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि उस ट्रेनिंग और डिवाइस का उपयोग उनकी शिक्षा अथवा रोजगार प्राप्ति में होना चाहिए। तो ये सारा संक्षेप में मैंने बताया। ये बताएं कि एक स्क्राइब को लेके विवाद कम्युनिटी में चलता ही रहता है, अभी भी हो रहा है। आप 91 के पास आउट है, आप जॉब लग गए थे 91 में, तो आपने बताया लंबी यात्रा रही है, और अभी आपने ब्रेल और डिजिटल की भी बात की। राइटर मिलना भी परेशानी का सबब बना हुआ है, कुछ मिस इंसिडेंट भी हो रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप कहाँ देखते हैं कि अभी क्या अप्रोच के साथ हमें युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है? दानिश भाई, हम लोग एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वर्ग से आते हैं। अल्पसंख्यक इन द सेंस कि हमारी पहचान हमारी शारीरिक स्थिति को लेके ज्यादा होती है, बाकी XYZ या वो चीजें नाम बाद में आते। तो और कोई भी जो अपवाद होता है, अल्पसंख्यकों के साथ यही त्रासदी है कि कोई भी अपवाद होता है उसको ट्रेंड मान लिया जाए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और वो वास्तव में सराहनीय नहीं है, निंदनीय है, लेकिन उनके कारण परसेप्शन हमारे समाज का, हमारे साथियों का, समाज के कई वर्गों में जिसमें नीति निर्माता भी शामिल है, वहां गलत बना।
और मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इंक्लूडिंग मे बी उद्भव सबने शायद उतना प्रयास हम लोग उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो परसेप्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसने मूर्त रूप लिया ये स्क्राइब की गाइडलाइंस आने बारे फ्रेम होने। अब दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स मुझे लगता है कि जो चिंताएं हैं उनका भी निराकरण होना चाहिए, लेकिन वो निराकरण करते समय दृष्टिबाधितों को आम दृष्टिबाधित को परेशानी में डाल दिया जाए और ज्यादा दिक्कत में डाल दिया जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि कहीं दोनों चीजों के बीच में कि जो सुविधाएं मिल रही है उनका दुरुपयोग भी ना होने पाए, लेकिन अपवादों को एक ट्रेंड मान के कोई इस तरह का हार्श निर्णय भी ना हो कि उससे पूरा समाज को तकलीफ हो जाए। जी करेक्ट। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपकी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है उद्भव विजन फाउंडेशन का। तो मीनल जी भी गए थे आपके सेंटर में, उन्होंने बताया, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि जो आप कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, जो रूरल एरिया से हैं। तो ये कैसे आप डिसाइड करते हो? और दूसरा, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस या नेशनल प्लेटफॉर्म्स के प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अभी इतने विजुअल नहीं हैं। तो क्या मैन पावर कम है या कैसे देख रहे हैं आप इन सिनेरियो को? हाँ बिल्कुल दानिश भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पे विजिबिलिटी का प्रश्न है वो हम लोग लैक कर रहे हैं। और वो राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, बाकी भी जो अपने काम को शोकेस करना, जो दूसरा बिंदु मैंने कहा था ना, उसको करने में हम उतने सफल नहीं हो रहे जितने होना चाहिए। तो वहां थोड़ा काम करने की आवश्यकता है और वहां विजिबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, मैं मानता हूं। और जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रश्न है, ये इस तरह से है कि पिछले 4 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो एक बच्चों में या जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं उनमें ये चीज हो गई है कि भाई उद्भव का कोई भी ट्रेनिंग हो, दे क्यूरियसली लुक फॉर दैट कि भाई कब होगा, ऐसा चीज रहती है। तो हम लोग सोशल मीडिया को पावर को लिवरेज करते हैं और जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं उनको भी भेज के रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो नॉलेज में है ऐसे व्यक्ति जिनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है ट्रेनिंग के लिए, तो उनको आप प्लीज ये फॉरवर्ड करें। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ से चीजें आगे बढ़ती है, कुछ सोशल मीडिया का योगदान है। और एक बार जब उसका एप्लीकेशन आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, तो उसके बाद तो उसका सोशल मीडिया हैंडल्स है और फोन बाकी चीजों को देख के वो समझ में आ जाता है कि। और एक हम ध्यान रखते हैं कि भौगोलिक रूप से राजस्थान के लगभग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करते हुए हम ऐसा करें कि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को इंक्लूड कर पाए। कोई भी एक सोल क्राइटेरिया हम नहीं लेके चलते, 4-5 क्राइटेरिया को मिला के हम लाभार्थियों का चयन करते। उद्भव अवार्ड्स भी दिए जाते हैं हर साल, तो किस महीने एप्लीकेशन आती हैं, किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, या आप खुद से ही डिसाइड करते हैं अपनी रिसर्च बेस पे? तो क्या प्रोसेस रहता है और कब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अब ये अवार्ड्स आएंगे और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं? पहले हम लोग उद्भव अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन कम्युनिटी सर्विस केवल एक श्रेणी में दिया करते थे, और इस साल से हमने 4 श्रेणियों में ये अवार्ड देना शुरू किया है, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है, बेस्ट CSR प्रोफेशनल, मोस्ट इनोवेटिव सर्विसेज और सॉल्यूशन करके। तो ऐसे ये 4 कैटेगरीज है। इसके लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह में हम लोग सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन निकालते हैं। जनरली 5 से 7 सितंबर तक
वो डेट्स रहती हैं तक अप्लाई कर सकते हैं। और 17 सितंबर को लगभग हर साल हम उसको विनर्स अनाउंस करते हैं। एंड 25 के आसपास वो डेट रहती है जिसपे हम अवार्ड देते हैं। 25 सितंबर को ही हमारा स्थापना दिवस है और इसी सप्ताह में हम समारोह आयोजित करके करते हैं। और अगर जिन व्यक्तियों ने अप्लाई किया है, हमारी पॉलिसी ये है कि उनके अलावा भी हम अवार्ड में से चयन कर सकते हैं। मतलब ये बाध्यता नहीं है कि मान लीजिए दो ही किसी कैटेगरी विशेष में 2 ही लोगों ने अप्लाई किया तो उन 2 में से ही एक को देना, या एक ने अप्लाई किया तो उसी को देना। नहीं, हम स्वतंत्र हैं। एक कमेटी होती है उसके अवार्ड को चयन करने के लिए, हर साल उसका फॉर्मेशन होता है इंटरनली, तो वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकती है, उसका चयन कर सकती है। तो अभी जो आपका काम है वो कैपेसिटी बिल्डिंग में ही ज्यादा रहेगा, या आने वाले समय में एडवोकेसी की ओर भी मूव करेंगे? एडवोकेसी एक ऐसा डोमेन है जिसमें अगर उस काम को करना है तो एक्टिव और पैसिव एडवोकेसी करने के लिए बहुत स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है उस चीजों को। तो वो एक्सपर्टीज अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। पैसिव एडवोकेसी हम लोग कर रहे हैं, बट एक्टिव एडवोकेसी में आने में मुझे लगता है कुछ समय हमको और लगेगा। मे बी 2 से 4 साल का समय अभी लगेगा। अभी जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना, दिल्ली दूर है, अभी कुछ समय हमको लगेगा। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि एडवोकेसी का महत्व कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण से कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अगर हम प्रश्न है तो वो केवल हमारी क्षमता हो। जी, क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए, और कुछ ऐसा जो मैंने आपसे ना पूछा हो जो आप कन्वे करना चाहते हो लिसनर्स? बस मेरा तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपने लाइफ का पर्पस को जल्दी से डिस्कवर कीजिए और जितना जल्दी हो सके उस पर्पस को अचीव करने के लिए सक्रियता से आगे बढ़िए, क्योंकि यू ओनली लिव वंस, योलो। आप जीवन एक ही बार मिलता है और वो भी पता नहीं है कि उसका ये ऐसी यात्रा है कि कितना समय है हमारे पास, नहीं पता है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी, जरूरी नहीं है कि समाज सेवा, जो भी व्हाटएवर, तो उसको जरा पूरा दम लगा के को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जी जान से कोशिश करें। और जितना जल्दी हो सके कि मैं अब करूंगा, तब करूंगा, फिर मैं रिटायर होऊंगा तो ये काम, वो नहीं होता। मैं खुद ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मुझे ये काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। VRS लेके था कुछ, शायद 2-4 साल 5 साल पहले लेके करना चाहिए था, तो शायद आज किसी और स्तर पे पहुंच पाते। जी, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट, ईमेल या फोन नंबर जो भी पब्लिक डोमेन में है, तो वो आप हमारे लिसनर्स को बता दें। वेबसाइट हमारी है udbhav.org, info@udbhav udbhav.org मेल ID हुआ। और फोन नंबर बहुत आसान सा, 9929 777 111, 9929 777 111। वीक डेज पे 9:30 से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मेल पे तो आप कभी भी करें, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी फोन पे वीकडेज पे सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा चेतन सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। दानिश भाई, आई ओ ए स्पेशल डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू रेडियो उड़ान एंड यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने चेतन शर्मा जी से, जो फाउंडर हैं उद्भव विजन फाउंडेशन के। राजस्थान के जयपुर में ब्रेल और डिजिटल लिटरेसी सेंटर चला रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, अवार्ड्स भी वो हर साल डिजर्विंग कैंडिडेट्स को देते हैं। अगर आप भी लाभार्थी होना चाहते हैं किसी भी स्कीम का, तो आपको वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर बताए गए हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है
भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट सहारा मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ।